कोई मीटिंग में शेयर हुआ नहीं? अच्छा, शेयर कहीं हुआ नहीं है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए टीचर आप बनने जा रहे हैं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है, जैसे आप भी अभी छात्र हैं लेकिन भविष्य में तो आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीजीटी में हो, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, DSSS, मतलब किसी भी टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं, इवन प्राइवेट ही क्यों ना हो, मतलब प्राइवेट अफिलिएटेड सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में केवीएस में पढ़ा रहे हैं, एनबीएस में पढ़ा रहे हैं, कि सर टाइम टेबल क्या हो, समय सारणी हमारी क्या हो कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो बड़ा ही एक कठिन सवाल आपका हो जाता है कि टाइम टेबल से रिलेटेड क्या टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए, हर आदमी का क्राइटेरिया अलग होता है, उनकी व्यस्तताएं अलग होती है कुछ, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है भाई, देखिए जैसे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो अलग एज ग्रुप के होते हैं, लेकिन आप चूंकि ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोफेशन में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबके लिए उनके लिए क्या होता है, टाइम टेबल अलग होता है, अलग अपनी सुविधाओं के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं कुछ इस पे विशेष बात करूंगा, अंतिम तक जरूर बने रहेंगे और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो जरूर आपका प्रथम प्रयास में चयन भी होगा ही होगा। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सवाल हमसे पूछा जाता है, कई लोग सवाल ये पूछते हैं, सर ये कैसे तैयार होगा, कितने दिन में तैयार होगा, कितने साल लगेंगे करने में। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और टाइम टेबल अगर कहें तो कोई निश्चित टाइम टेबल की आप बात नहीं कर सकते हो, आप अपनी सुविधाओं के हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हो। जब किसी की रात में कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, उनकी नाइट ड्यूटी लगी हुई है, तो नाइट ड्यूटी लगी हुई है तो नो डाउट नाइट में वो पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं, वो उनको अपना काम करना पड़ेगा। और अगर कोई टीचर है तो सुबह 7 से लेकर 1-1:30 बजे तक तो उनको भाई टीचिंग जॉब करना होगा, स्कूल में पढ़ाना होगा, या किसी ऑफिस में है, डे जॉब है तो डे में वो पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं, वो उस समय क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। लेकिन जितना बचा हुआ समय आपके पास होता है, नो डाउट किसी भी जॉब में हो, कुछ भी काम का, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तब तो फिर बात ही अलग है, किसी जॉब में भी है तो 24 घंटा तो आपके पास होता ही होता है ना। तो सबसे पहला काम आपको 24 घंटे का हिसाब रखना होगा। टाइम टेबल का ये मतलब नहीं होता है आपका, जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो आपका सवाल ही वो गलत होता है कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने 24 घंटे का हिसाब होना चाहिए कि 24 घंटे में भाई कितना घंटा हमें सोना, देखिए सोना भी जरूरी है, 7-8 घंटे की नींद तो जरूरी होती है। मान लीजिए 8 घंटा नहीं, थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन तब भी 6 घंटा 7 घंटा तो हमें सोना ही पड़ेगा। अगर उससे कम सोएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, साल भर उतना नहीं कर सकते। हाँ, एग्जाम के समय अलग बात हो जाती है कि थोड़ा सा टाइम हम बढ़ा लेंगे, 5 ही घंटा सोएंगे, 4 ही घंटा सोएंगे, ठीक, लेकिन साल भर आप वो नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही होता है हमारा, वही खराब हो जाएगा तो ना आप पढ़ पाओगे ना आप नौकरी कर पाओगे। तो टाइम टेबल कब क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए नहीं बनाया जाता, आपको बाकी चीज का टाइम टेबल बनाना होगा कि आपके खाने का क्या समय है, आपके सोने का क्या समय है, आप जहां जॉब करते हो उसकी ड्यूटी की क्या समय है, तो वो टाइम आप निकाल दीजिए, उसका टाइम टेबल आपका बना होना चाहिए। उसके बाद जितना भी आपके पास समय बचता है आपको अपनी पढ़ाई में लगाना होगा, क्योंकि आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस वगैरह देते हो तो ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है, चीजें उतनी आसान नहीं होती है। तो हम लोग करते क्या है कि पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं। पढ़ाई का टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है, बाकी चीज का टाइम टेबल बनाना है, और बाकी बचे हुए जितने भी समय बचेंगे, अगर आपके पास प्रॉपर हिसाब है, जैसे आप पैसे का हिसाब रखते हैं ना भाई, कि मेरे पास भाई 20,000 रुपया है तो 20,000 रुपया में कितना भाई खाने पे खर्च करना है, कितना परिवहन पे खर्च करना है, कितने की मौज मस्ती करनी है, तो उसी तरह से जो 24 घंटा है उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए, और उसमें बाकी चीज का आपको टाइम टेबल बना लेना है। अब टाइम टेबल बना लेना है, 24 घंटा, मान लीजिए 8 घंटा आपने सोया तो 16 घंटा आपके बचे, 8 घंटे आपने ड्यूटी किया, मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं तो 8 घंटे आपने ड्यूटी किया,
तो 16 घंटे आपके खत्म हो गए। 8 घंटे तो आपके पास बचे हुए हैं। 8 घंटे में खाना पीना नहाना घूमना 2 घंटे और, तो 6 घंटे आपके पास, अगर कहीं आप जॉब करते हो तो भी आपके पास समय बचता है। अब उस 6 घंटे को आप रील देखने में व्यर्थ कर दो तो अलग बात है, क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे बड़ा दोस्त आपका मोबाइल है तो सबसे बड़ा दुश्मन भी आज आपके पास मोबाइल ही होता है। तो अगर आप बचा हुआ समय में जितना देर आप पढ़ाई का निकाल रहे हैं 6 घंटा, तो 6 घंटा आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। हाँ, क्लास कर रहे हैं भाई, यूट्यूब पे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तब तो मोबाइल जरूरी है भाई। उस समय आपने क्लास कर लिया, उसके बाद कुछ डाउट फंस गया, कुछ रिसर्च करना है, तो उसका एक फिक्स टाइम करिए कि ये आधे 1 घंटे में हमें रील नहीं देखना, अपने प्रॉब्लम्स को गूगल के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। लेकिन हर टाइम आप पढ़ते समय मोबाइल लेकर के बैठे रहोगे तो मेरा दावा है, आप अगर 6 घंटा पढ़ोगे तो आपकी इफेक्टिव पढ़ाई 1 घंटे भी निकल करके नहीं आएगी। तो 24 घंटा में कम से कम 5 घंटा आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए, कम से कम 5 घंटा, कि जिसमें नो मोबाइल या फोन नहीं हो। नाते रिश्तेदार नाराज हो जाए तो उन्हें नाराज होने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ना किसी का फोन रिसीव करना है, ना किसी को कॉल करना है। आप हो और टेक्स्ट बुक हो, आप हो और बुक हो, उसके अलावा और कुछ, बुक मतलब कि नोट्स हो सकता है, प्रैक्टिस पेपर हो सकता है, जो भी करिए, लेकिन मोबाइल बीच में नहीं होना चाहिए। नहीं कि आधा घंटा आपने पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा फिर मोबाइल उठा करके देखने लग गए भाई। ठीक, अगर बीच में आप मोबाइल उठाओगे तो आपका टाइम कब बर्बाद हो जाएगा, कितना बर्बाद हो जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद पछताने के अलावा आपके पास कोई समय नहीं बचता। आज के डेट में थोड़ा ये मुश्किल काम जरूर है, लेकिन अगर आप अभ्यास करते हैं तो जल्दी ही इसको आप कंट्रोल भी कर लोगे। और 1 महीना कर करके आप देखो, आप अपने आप में इतना अंतर महसूस करोगे, आपका सब्जेक्ट बहुत हद तक चीजें तैयार रहेगी, जो पढ़ा हुआ रहेगा वो ज्यादा समय तक याद भी रहेगा और जल्दी भी समझ में आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाता है। तो कम से कम ये 5 घंटा तो होना ही चाहिए रेगुलर वे में। अगर आप कहीं जॉब नहीं करते तो आपके पास आराम से 10-12 घंटा समय है। अब ये जो समय आपका बच पढ़ाई में दे रहे, उसको 3 भाग में बांटना। उसको आपको क्या करना है, 3 भाग में। ये नहीं कि किताब पढ़ रहे हैं तो उठा करके देखते रह गए हम भाई। 3 भाग में क्या, सबसे पहले विजन प्लस रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस, ये तीनों चीज होना चाहिए। अक्सर जो हम लोग गलती करते हैं, यानी आप लोग जो गलती करते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो कहते हैं पूरा सिलेबस तो पहले खत्म हो जाए तब तो हम रिवीजन करें। तो एक चैप्टर आज आप पढ़ रहे हो और एग्जाम आपका साल भर बाद होना होता है, तो फिर वो चैप्टर रिजल्टेंट 0 होता है। सब चीज उसके बारे में मैक्सिमम चीजें आप भूल चुके होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव देने जा रहे हो, हर छोटे छोटे चीजों से आपका सवाल बनता है, तो वो चीज आप भूल जाते हो, तो वो फिर पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। तो विजन और रिवीजन और प्लस प्रैक्टिस। सबसे पहले तो विजन मतलब उस सब्जेक्ट को अच्छे से डेप्थ में आपको कवर तो करना ही है, और हर 10 दिन में उसका रिवीजन करना। पहली बार रिवीजन करने जाओगे तो हो सकता है 1 घंटा टाइम लगे, 5 घंटा में जो तैयार किया उसको रिवीजन करने में 1 घंटा टाइम लगे, दूसरी बार करेंगे तो 50 मिनट लगेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा 2-3 महीने बाद कि आपको फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, गाना सुना है ना, वही वाली बात हो जाती है। बस एक नजर उसको देखा और वो आपको चीजें एकदम पिक्चर की तरह क्रिस्टल क्लियर होता चला जाता है। लेकिन उसके लिए कम से कम 5-7 बार आपको करना होगा। इतने पे भी नहीं छोड़ना, इतने पे भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में तो लिमिटेड टाइम रहता है ना, इफरात तो टाइम नहीं रहता है कि जितना समय है उतने समय में बस लगा डालो। लगाना जरूरी नहीं है, लिमिटेड समय में लगाना जरूरी है। तो वो इन दोनों से क्लियर नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में भी एक गलत फहमी हो जाती है कि पूरा पहले तैयार हो जाए तब तो मैं प्रैक्टिस करूं, तो वो काम आपको नहीं करना है। प्रैक्टिस भी साथ ही साथ होना। जैसे ही एक चैप्टर तैयार हो गया, ठीक, जैसे आपने फंक्शन तैयार किया, तो प्रैक्टिस हर हफ्ते फंक्शन की आपकी होनी चाहिए। भले वो 10 क्वेश्चन का हो, 15 क्वेश्चन का हो, 5 क्वेश्चन का हो, लेकिन हर हफ्ते। फंक्शन के बाद आपने पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस मान लीजिए खत्म किया,
तो धीरे धीरे अपने ऊपर लोड बढ़ाना। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो खाली फंक्शन का नहीं होगा, उसमें प्रैक्टिस में फंक्शन का भी सवाल होना चाहिए, लिमिट का भी होना चाहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का भी होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का भी होना चाहिए। फिर आगे जब जाएंगे तो पूरे कैलकुलस का आप करेंगे। तो धीरे 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 अपना लोड अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और किस तरह से आपका पूरा सब्जेक्ट जो हो तैयार हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, और साथ ही साथ आपको चूंकि मैक्सिमम एग्जाम में अब जीएस का पोर्शन भी आ रहा है तो आपको शुरुआत से जीएस को भी लेकर के चलना होगा। तो कुल मिला के कहने का मुख्य उद्देश्य यह है कि टाइम टेबल आपको पढ़ाई का नहीं बनाना है, बाकी चीजों का टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद जितना मैक्सिमम टाइम रहे बचे उसको पढ़ाई में डाल देना और 3 भाग में बांट के पढ़ाई करना है। तो 1 महीना आप ऐसा करके देखो। अगर आप कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि इसका फायदा आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आज से प्रारंभ कर दीजिए और इसी वीडियो में आकर के आप कमेंट करेंगे कि 1 महीना बाद आप में पहले जैसे पढ़ाई कर रहे थे अब इस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ। मेरा दावा है ना आप नहीं कहोगे, 99% नहीं 100% मेरा दावा है, इससे आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको, और पक्का है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। जय हिंद।